Okay, types of liquid flow. Types of liquid flow. Fluid flow ही है, मतलब liquid flow जो भी है. Types of liquid flow, अगर हम broadly divide करें तो there are two types. One is called streamlined flow and other is called turbulent flow. Streamlined flow and turbulent flow. ठीक है. स्ट्रीमलाइंड में ही एक सब टाइप हो सकती है हमारी लैमिनार फ्लो की. लैमिनार फ्लो ये एक्चुअली एक टाइप का स्ट्रीमलाइंड ही होता है, अभी हम बात करने वाले हैं दोनों की. ठीक है. तो ब्रॉडली यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, दो तरह के फ्लो होते हैं. लैमिनार, लैमिनार. स्ट्रीमलाइन और लैमिनार एक ही चीज है, मान लो. इसकी सब टाइप है एक तरह से. ऑर्डरली फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड succession has same velocity. Has HS. Orderly flow of liquid in which every particle of a liquid in succession has same velocity as that of its preceding particle while crossing a point. देखो भैया, लिख लो. Orderly flow of liquid in which every particle of a liquid in succession has same velocity as that of its preceding particle while crossing a point. नहीं समझ में आया ना? वेरी गुड. किसकी समझ में आ गया? ओ बेटे, क्या मतलब हुआ? एक्चुअली क्या होता है इस चीज का, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना. तो हम एक सक्सेशन ऑफ पार्टिकल का मतलब हो गया पार्टिकल्स जो एक के पीछे एक चल रहे हैं, दैट इज सक्सेशन ऑफ पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स सारे एक के पीछे एक चल रहे हैं ना. तो तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो लिक्विड में, मान लो सपोज मैंने ये एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, ठीक है. यहां पर ये पर्टिकुलर पार्टिकल एक v वेलोसिटी से क्रॉस करता है, जहां v की वैल्यू है मान लो 2 मीटर पर सेकंड. एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं तो मैं रैंडम. वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रही है. तो ये पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी से क्रॉस करता है. तो इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो हम कब बोलेंगे? जब इस पॉइंट को क्रॉस करने वाला भाई अकेला थोड़ी है, इसके पीछे अगला पार्टिकल आ जाएगा, उसके पीछे अगला पार्टिकल आ जाएगा जो इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा. लिक्विड फ्लो कर रहा है तो एक के बाद एक पार्टिकल क्रॉस करते जाएंगे इसी पॉइंट को. तो व्हाइल क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम वेलोसिटी. यानी इस पॉइंट को क्रॉस करते जाएं सबकी 2 मीटर पर सेकंड ही हो और सबकी डायरेक्शन भी इसके जैसी हो. तो अगर लिक्विड इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है,
इस तरह से फ्लो कर रहा है कि एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे जितने भी पार्टिकल आते हैं सारे सेम वेलोसिटी क्रॉस करते हैं इस पॉइंट को, और ये प्रॉपर्टीज की मेंटेन रहती है आगे आगे भी, कि किसी भी पॉइंट को ले लो वहां पे सारे एक ही वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे, तो फिर इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। कुछ आया समझ में बात? ठीक है ना। हालांकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में वो कहता है व्हाइल क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, वो ये नहीं कहता किसी और पॉइंट पे भी वेलोसिटी इनकी सेम ही रहेगी। जैसे मान लो इस पॉइंट पे बी ले लिया पॉइंट, सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2.2, यहाँ पहुंच के इसकी वेलोसिटी 2.2 हो जाती है पार्टिकल की, तो 2.2 है तो फिर सारे 2.2 से ही क्रॉस करें इस पॉइंट को। वो ये नहीं कह रहा यहाँ जैसी वेलोसिटी यहाँ भी रहे, ऐसा नहीं कह रहा वो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से क्रॉस करें। तुम कोई और पॉइंट ले रहे हो सकता है वहाँ वेलोसिटी पहले से डिफरेंट हो जाए उसकी लिक्विड की, लेकिन सारे फिर उसी वेलोसिटी से क्रॉस करें। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये प्रॉपर्टी है कि सारे एक जैसी वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे। समझ में आ रही है बात थोड़ी सी? ठीक है ना। तो इस तरह के फ्लो को फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ये बहुत ही ऑर्डरली फ्लो होता है, स्लोली फ्लोइंग लिक्विड, जहाँ पे बिल्कुल एक के पीछे एक पार्टिकल चल रहे हैं और सारे सेम वेलोसिटी वाली बात को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो सक्सेशन का मतलब एक के पीछे एक चलने वाले, और प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला पार्टिकल। तो एवरी सक्सीडिंग पार्टिकल हैज द वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल, यानी जितनी पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी थी दूसरा अगला भी उसी से फ्लो करे उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसा करने वाले एक सक्सेशन ऑफ पार्टिकल्स को हम एक स्ट्रीमलाइन कह देते हैं। अब ये एक स्ट्रीमलाइन बन गई है, ये पूरे एक मतलब मे बी 10,000 पार्टिकल्स विच आर मूविंग वन आफ्टर अनदर, ये पूरी एक स्ट्रीमलाइन, एक लाइन बन जाती है ना फिर इनकी, तो इसको बोल देते हैं अब एक स्ट्रीमलाइन। तो सपोज लिक्विड में ये एक स्ट्रीमलाइन है, ये दूसरी स्ट्रीमलाइन है, तो ये अलग अलग स्ट्रीमलाइन है सारी। ठीक है ना। तो एक सक्सेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन। इसमें भी यही प्रॉपर्टी होगी, किसी पॉइंट को क्रॉस करते जाएं सबकी एक जैसी वेलोसिटी हो। ठीक है, चलें आगे। लैमिनार फ्लो में जस्ट इसके बाद लैमिनार फ्लो लिख लो, इट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार फ्लो में बस लिख लो इट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो in which the layers of liquid are flowing। लैमिना कहते हैं लेयर को, तो लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड बस फ्लो कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। हालांकि वो भी स्ट्रीमलाइन है, हर जगह वो स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। It is a streamlined flow in which the layers of liquid are flowing one over another. The layers of liquid are flowing one over another। ठीक है ना। तो है अपने आप में स्ट्रीमलाइन ही है ये भी फ्लो, बस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई कि लेयर्स एक के ऊपर एक फ्लो करती हैं इसमें। ठीक है, तो उसको लैमिनार कह देते हैं। चलें आगे। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस, जो भी तुम्हारा बुक है उसको रेफर कर लेना, बस मैं तुम्हें बताया तो लिखवा नहीं रहा, मतलब क्योंकि 10th तो सब पास करके आए हो। मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर था सबका 10th में, तू नहीं करके आया? अच्छा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर था, उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक टॉपिक होता था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का टॉपिक होता था, और वहां पे एक प्रॉपर्टी, एक वो होती थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। याद है किसी को? टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ये एक प्रॉपर्टी होती थी। Tangent at any point to the field lines gives direction of magnetic field at that point, यही प्रॉपर्टी होती थी। दो फील्ड लाइंस क्यों नहीं क्रॉस कर सकती? अदरवाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, जिसका मतलब दो वेलोसिटी हो जाएंगी। याद आया पॉइंट? सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है, टू स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, क्योंकि यहाँ भी लिक्विड फ्लो जो होता है टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। तो डायरेक्शन ऑफ लिक्विड फ्लो या वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो इज अलॉन्ग द टेंजेंट। तो इफ टू स्ट्रीम लाइंस कट, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो दो वेलोसिटीज आ जाएंगी फिर लिक्विड फ्लो की। एक ही जगह लिक्विड दो वेलोसिटी में कैसे फ्लो करेगा दो डायरेक्शंस में? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो टू स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। टेंजेंट वाली बात भी यहाँ अप्लाई हो रही है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द स्ट्रीम लाइन गिव्स वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वहाँ पे हम क्या कहते थे? गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती थी, क्लोजर आर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। याद है ऐसा कुछ? कि वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पर सपोज मैंने यही डायग्राम ले रहा हूँ, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। कोई हमसे पूछेगा बताओ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो ज़्यादा कहाँ है? तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एट P इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एट Q, क्योंकि इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम सिर्फ ये देखते हैं क्लोजर आर द स्ट्रीम लाइंस इम्प्लाइज मोर इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो। वहां पे होता था क्लोजर आर द फील्ड लाइंस मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन।
सिमिलर नहीं है प्रॉपर्टीज, लिखने की जरूरत है, कीवर्ड्स कुछ लिखने हैं तो लिख लो, वरना बुक से पढ़ सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। चलिए आगे, चलिए ना, लिखना तो नहीं है, फिर पूछ रहा हूँ मैं, है हाँ फिर चलो, वेरी गुड। तो ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस। चलें आगे, टर्बुलेंट पे आ जाओ। टर्बुलेंट फ्लो, जो स्ट्रीमलाइन नहीं होता फिर वो टर्बुलेंट होता है ना। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, क्या अभी ये नहीं पता मुझे, गलत नहीं कहा जा सकता उसे। तो जो स्ट्रीमलाइन नहीं होता वो टर्बुलेंट होता है, ठीक है ना। तो एक डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। डिसऑर्डरली फ्लो, जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, पानी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है लिक्विड, ठीक है ना। तो नॉर्मली फास्ट फ्लोइंग लिक्विड टर्बुलेंट होते हैं, या लिक्विड के फ्लो के बीच में कोई चीज़ आ जाए ना तो टर्बुलेंट हो जाता है। जैसे जब तुम कहीं माउंटेन्स वगैरह में जाते हो, पहाड़ी नदियाँ होती हैं, वहाँ पे स्टोन्स होते हैं, हम उस पर बैठ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, है ना, होता है ऐसा, है ना। तो वहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा वाटर को ऑब्जर्व करो ना, तो वाटर कभी किसी डायरेक्शन में चला जाता है, कभी किसी डायरेक्शन में चला जाता है, थोड़ा इधर उधर होता रहता है, वो टर्बुलेंट होता है, टर्बुलेंस, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है फिर फ्लो में। हाँ सब जगह ही होती हैं, कहीं भी चले जाओ हिल्स में, ठीक है ना। तो वो डिसऑर्डरली फ्लो होता है, तो उस तरह के फ्लो को फिर टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट, इतनी छोटी सी डेफिनेशन लिखना अच्छा नहीं लगता, तो एक और पॉइंट ऐड कर लो। तो velocity of liquid is more than critical velocity. Velocity of liquid is more than critical velocity. अब ये critical velocity क्या होती है, हमारा अगला टॉपिक है। Velocity of liquid is more than critical velocity. ठीक है, नहीं अभी तो है टाइम, आज वैसे ही लेट हो गए थे, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या चीज होती है? It is the maximum velocity of liquid flow. It is the maximum velocity of liquid flow. It is the maximum velocity of liquid flow, मत लिखो जाए. It is the maximum velocity of liquid for which it is the maximum velocity of liquid for which the flow can be streamlined. For which the flow can be streamlined. ठीक है, इसी में चाहो तो नीचे लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो, अबव दिस फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, क्योंकि इस लिमिट से ज्यादा फ्लो वेलोसिटी होगी तो फिर टर्बुलेंट हो जाएगा। फास्ट फ्लोइंग लिक्विड्स क्या कहते हैं, वो नहीं होते, अबव दिस फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, यानी ये मैक्सिमम है जहां तक फ्लो स्ट्रीमलाइन रह सकता है, इसके बाद टर्बुलेंट हो जाता है। अबव दिस द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। बराबर, ये एक वेलोसिटी है, इसका डेंसिटी से क्या लेना देना है, मतलब डेंसिटी इसके रिलेशन में आती है, कैलकुलेशन में आती है, बट यहाँ पे तो ये कह रहा है कि स्लो मूविंग लिक्विड्स स्ट्रीमलाइंड होते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा वेलोसिटी होने पे टर्बुलेंट हो जाते हैं। इससे रेनॉल्ड नंबर आएगा, भी करेंगे, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन कर लें क्या, डायमेंशनल डेरिवेशन, ठीक है, अरे हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। डराइव रिलेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, अभी हो जाएगा, अभी मैं 1 घंटे में जाम में फंस के आया हूँ, इतनी जल्दी क्लास खत्म कराओगे तुम? अरे 2 मिनट तो रुको, खत्म हो जाएगा इतनी देर में, जितना तुम बोल रहे हैं इतनी देर में हो जाता है। नहीं, derive relation for critical velocity in terms of, derive relation for critical velocity in terms of coefficient of viscosity
diameter of tube, coefficient of viscosity, diameter and density. Diameter of tube in which liquid is flowing, diameter, using dimensional analysis. तो ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस से करना है. तो ऐसा करने के बाद स्टोक्स लॉ का तुम खुद कर सकते हो. Derive relation for critical velocity in terms of coefficient of viscosity, diameter and density using dimensional analysis. तो हम क्या करते हैं, हम कहेंगे let, बिल्कुल एक peculiar सा तरीका होता है. Let critical velocity is proportional to एक की पावर a, दूसरे की पावर b और तीसरे की पावर c. ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, पावर a पावर b पावर c. याद आया किसी को? भाई डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर होता है ना ये. यहाँ पे कह रहा है 3 टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमीटर, सुन लो यार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमीटर एंड डेंसिटी. इन 3 चीजों की टर्म्स में करना है. तो हम कहेंगे एक की पावर a, दूसरे की पावर b, तीसरे की पावर c. मान लो ऐसे मान लिया. फिर क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स. कोई बताएगा इसके बाद हम क्या करते हैं? राइट डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स. वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है. इसको इक्वेशन 1 कह दो k टाइम्स को. वेलोसिटी KT, ठीक है. यहाँ पे k कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती. ईटा की डायमेंशन ml-1 T-1. ये तो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसकी पावर है. डायमीटर तो लेंथ होती है, पावर b, और डेंसिटी होती है LT ml-3. मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना. ml-3 की पावर c. याद आया किसी को कुछ? ऐसे करते हैं, ठीक है ना. फिर तुम क्या करते हो, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, हाँ, और कंपेयर कर लेंगे. तो ये साइड आ जाएगी मास टू द पावर a प्लस c, है ना. यहाँ पे मास की पावर a भी है और मास की पावर c भी है. लेंथ की पावर माइनस a प्लस b माइनस 3c एंड t की पावर कितनी है, माइनस a. ये आ गई इक्वेशन. और इधर की साइड है हमारे पास LT-1. तो इसका मतलब m 0 है ना. इस साइड तो m तो 0 है, फिर कुछ नहीं है. तो इसका मतलब a प्लस सी इज 0. कंपेयर कर लेंगे पावर. यहाँ पे मास की पावर a प्लस सी है, यहाँ मास की पावर 0 है, तो a प्लस सी इज 0. तो कंपेयरिंग a प्लस सी इज 0 माइनस a प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू 1. यहाँ पे लेंथ की पावर 1 है, यहाँ लेंथ की पावर ये सारी है. टाइम की पावर माइनस a है, तो मतलब माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1. तो दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1. a की वैल्यू 1 आ गई. a की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दूंगा तो c इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, है कि नहीं. a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो तो c इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा. a और c दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो. तो a की वैल्यू 1, ये हो जाएगा माइनस 1 पुट करोगे तो प्लस 3, तो माइनस 1 प्लस 3 2. b इज इक्वल टू कितना आया, b इज इक्वल टू 1. ये माइनस 1 था ना, माइनस 1, ये इधर आके प्लस 1 हो गया, और माइनस 3c इधर आके प्लस 3c हो गया, माइनस 3 हो गया. गड़बड़ आ रही है यार, गड़बड़ आ रही है. नहीं, c को माइनस 1 पुट किया ना, प्लस 3. प्लस 3 माइनस 1 इज 2, और 2 1 माइनस 2 इज माइनस 1. वही तो गड़बड़ आ रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ. b की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है और कुछ नहीं है. प्लस 3 माइनस 1 इज प्लस 2, और प्लस 2 को इधर लाओगे माइनस 2, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1. ठीक है, तो b की वैल्यू माइनस 1 आ रही है. ठीक है, ये वैल्यूज निकालने के बाद पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी इज कांस्टेंट टाइम्स ईटा की पावर 1, ईटा की पावर 1, डायमीटर की पावर -1, और डेंसिटी की पावर भी -1. यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इज k ईटा
बाय डेंसिटी इंटू डायमीटर, ये रिलेशन आएगा। -1 पावर तो डिनोमिनेटर हो गई ना दोनों ही। के ईटा बाय डेंसिटी इंटू डायमीटर, ये रिलेशन आ जाता है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन होता है। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट टाइम में चलेंगे।